हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर। कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से मैं क्लासेस जो है रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा था, बट अब जो है क्लासेस रिज्यूम होगी। हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं फिजिक्स के वन शॉट के अंदर। इससे पहला वाला चैप्टर जो था वो लॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से हीट ट्रांसफर और लॉज ऑफ मोशन अच्छी तरीके से कंप्लीट किया हुआ था। अगर आपने वो सब नहीं देखा है वो चैप्टर को जल्दी से जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग पूरे चैप्टर को वर्क एनर्जी पावर तीन जो पूरा चैप्टर है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और देखा जाए तो इस एज सच इस चैप्टर का इतना वेटेज नहीं है, ठीक है, बट ये जो है एज जैसे कि सिमिलर है लॉज ऑफ मोशन की तरह, ये बेस की तरह काम करता है पूरे मैकेनिक्स के अंदर। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर हर छोटी छोटी चैप्टर्स में, सारे चैप्टर में छोटी छोटी जगह में ये काम आ सकता है और यूज हो सकता है इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे पास आज का चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, सबसे पहले आपको सेशन पीडीएफ्स मिल जाएंगी, फॉर्मूला शीट्स मिलेगा और चैप्टर्स का नोट्स वगैरह आप मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। और साथ ही जो भी नेक्स्ट लेक्चर आना चाहिए उसके पहले ही आपको अपडेट वहां पे मिल जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को विदाउट एनी फर्दर डू, ठीक है। सबसे पहले उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन जो है वो विजिबल है। अगर मैं बात करूँ वर्क के बारे में, क्योंकि चैप्टर में सबसे पहले जो है वर्क, फिर हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्टली पावर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बात करूँ अगर मैं वर्क की, ठीक है, आप कोई भी काम करते हो, मान लो मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक अलमीरा है। एक पॉइंट ए में अलमीरा रखा हुआ है, क्या किया है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ए में मैंने एक अलमीरा को रख दिया है। और इस अलमीरा को आपने क्या किया, आप गुस्सा हो गए मेरे से कि यहाँ पे क्यों रखा है, आपने इसको पुश किया, फोर्स लगाया इसके ऊपर, और इस अलमीरा को कुछ डिस्टेंस जाके क्या किया, आपने कुछ डिस्टेंस इसमें हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पे जाके इस अलमीरा को यहाँ पे आपने फिर रखा है इसको, ठीक है। ये अलमीरा ही है जिससे आपको पता चले, तो मैंने इस डिस्टेंस में रखा। तो आपने क्या लगाया, आपने एक फोर्स लगाया जिससे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे फिजिक्स के भाषा में, हम लोग उसका नया नाम देते हैं जिसका नाम है वर्क। तो कभी भी अगर आप एक काम करते हो जिसमें अगर कोई भी काम होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास जो भी हम लोग फोर्स लगाते हैं और कितना वो जो उस फोर्स लगाने से डिस्प्लेस हुआ है वो चीज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे वर्क बोलते हैं। हाँ जी सर। अभी सर जी वर्क जो होता है ना वो दो टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट फोर्स के लिए जो वर्क है, कांस्टेंट फोर्स जिस वर्क में लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। अगर हमें कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, जैसे ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर वाले केस में आपका वेरिएबल फोर्स था, क्योंकि आप जो है ह्यूमन हो और आप जो है अलग अलग फोर्स लगा रहे हो सकता है आपने थोड़ा सा लगाया वो चला नहीं, आपने और लगाया फिर जाके गाइस चलना चालू हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास वहाँ पे वेरिएबल फोर्स था, ठीक है। तो अगर मैं वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। एंड अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क डन जो निकल के आ जाता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी के बराबर हमारे पास इधर आता है। और अगर मैं बात करूँ एफ डॉट डी कितना होता है, आपको सीधी सी बात पता है, आपको एफ डॉट डी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट होता है एंड दैट इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछ दे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला वर्क डन जो है ये क्या है हमारे पास, ये वर्क डन जो है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। मैं ये भी लिख देता हूँ आपके सबके सामने। सबसे पहले वर्क डन जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एंड साथ में आपको ये जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि जो यूनिट है वर्क की, यूनिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यूनिट इज इक्वल टू जूल, जूल या जूल्स जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, जूल्स। और ये क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स बोलते हैं। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, जूल्स बोलते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और एक यूनिट की, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ सॉरी ओनली 7, आई एम सॉरी। अगर 1 जूल की मैं बात करता हूँ, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज के बारे में। अर्ज एक नया यूनिट है, अर्ज हम लोग यहाँ पे सीजीएस यूनिट है हमारे पास किसका, जूल्स का, ठीक है। तो ये क्या है, सीजीएस यूनिट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज, ठीक है सर जी। अर्ज अर्ग कुछ भी बोलो, ये हमारे पास यहाँ पे है। जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे दो टाइप के वर्क होते हैं। अगर हमारे पास मैंने कांस्टेंट फोर्स के ऊपर जो वर्क है वो मैंने बता दिया, तो एक दूसरा वाला फोर्स वर्क डन आएगा जिससे हमारे पास वेरिएबल फोर्स जो मैंने ऊपर लगाया था उसकी बात अगर मैं करूँ, अगर हमारे पास फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब बार बार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स का वर्क डन आता है। अगर मैं वेरिएबल फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मान लेते हैं एफ इज इक्वल टू, मान लेते हैं हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस हमारे पास जेड के कैप, ये मान लेते हैं मेरे पास एक क्या है, वर्क डन है, ठीक है सर जी। और मैंने मान लिया यहाँ पे डी डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है मान लेते हैं ए आई कैप प्लस वाई जे, वाई कह रहा हूँ, बी जे कैप प्लस हमारे पास सी के कैप के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वर्क डन निकालता हूँ, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, सीधी सी बात ये है, अगर मैं वर्क डन निकालता हूँ, स्मॉल वर्क डन निकालूंगा पहले तो। अगर मैं स्मॉल वर्क डन की बात करता हूँ, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास एफ डॉट डी आर, छोटा सा मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया है, डेट इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। अब सबको इंटीग्रेट जब मैं करूंगा तो मेरे को पूरा फाइनल वर्क मिल जाएगा। इसका एप्लीकेशन जो है मैंने आपको समझा तो दिया है यहाँ पे, बट कैसे इसको क्वेश्चंस में लगाना है वो मैं आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आपको और क्लैरिटी यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है सर जी। और क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, एक इसी साल का हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिससे और आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिले। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये जो है डी डब्ल्यू क्या है, ये एक एलिमेंटल वर्क डन है, क्या है, एलिमेंटल, हमारे पास यहाँ पे वर्क डन निकल के आ जाता है। और जब हम लोग को इंटीग्रेट कर देंगे ना, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो हमारे पास फाइनल वर्क डन डब्ल्यू टोटल हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूँ, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंटल वर्क डन होता है। तो ये हो गया वेरिएबल फोर्स का। कांस्टेंट फोर्स होगा कैसे करना है, वेरिएबल फोर्स होगा कैसे करना है, मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा दिया है। अब एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी इस टॉपिक के ऊपर मिल जाए और फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सके, ठीक है सर जी। क्वेश्चन बता दो, मान लेते हैं मेरे पास एक फोर्स, मेरे पास एक, मैं वेरिएबल फोर्स यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास एक फोर्स एक्ट हो रहा है, मान लेते हैं क्या है, डेट इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप न्यूटन का, 7 के कैप न्यूटन का मेरे पास यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगा दिया है, हाँ जी सर, ठीक है। और मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक डिस्टेंस जो इन्होंने ट्रैवल किया वो भी मैं दे देता हूँ। डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया मान लेते हैं हमारे पास 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप और प्लस मान लेते हैं 5 के कैप के बराबर, ये अमाउंट डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया। तो अगर कोई वर्क डन पूछ दे, तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन से कोई अगर वर्क डन पूछ दे तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे, मैंने आपको बताया था वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी के बराबर होता है, हाँ जी सर। तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा वर्क डन डेट इज इक्वल टू 5 3 जा 15 आई कैप, 5 3 जा 15, फिर हमारे पास 2 5 जा हमारे पास 2, अच्छा मैं अच्छी तरीके से लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आए, एफ डॉट हमारे पास, फिर इसको करेंगे 3 आई कैप, फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस के साथ 5 × 2 जे कैप प्लस हमारे पास 7 × 5 के कैप के बराबर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे आई कैप जे कैप वे कैप नहीं लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इजीली ये सब हट जाता है, तो मैं यहाँ पे आई कैप जे कैप लगाने की और ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, फाइनल आंसर अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क डन अगर को यहाँ पे निकालना है, डेट इज इक्वल टू 5 3 जा 15, माइनस करूंगा मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और प्लस 35। जब इसे सॉल्व करोगे आपके पास सीधी सी बात है कितना आ जाएगा, 40 जूल्स के करीब आएगा, 35 40 45 50, मैंने हाँ ठीक है, तो 40 जूल्स के करीब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अगर हमारे पास फोर्स वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो इजीली आप यहाँ पे इस सवाल को कर सकते हो। और मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ इसको कह के कि ये क्वेश्चन जो है सेम एकदम बिल्कुल सेम वैल्यूज आप चेक कर लेना गाइस, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन जेई मेन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जेई मेन 2023 के क्वेश्चन में आया हुआ है, आई गेस जनवरी में आया है, आई गेस जितना मेरे को याद है जनवरी अप्रैल किसी एक शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ओके। तो ये तो हो गया आपके पास यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला एकदम मस्त चीज हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन एक ले लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वेरिएबल फोर्स का एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास एक फोर्स दिया हुआ है डेट इज अ फंक्शन ऑफ वाई, मान लेते हैं क्या है हमारे पास, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। तो ये मान लेते हैं एक हमारे पास फोर्स दिया हुआ है जो कि वाई जब चेंज होगा, वाई डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है और ये वाई डायरेक्शन में चेंज होता जाएगा जब तक हमारे पास वाई की वैल्यू अलग अलग, वाई की वैल्यू में अलग अलग फोर्स हमें मिलने वाला है। तो हमें पता चलेगा ये क्या है, हमें पता चलेगा ये जो है, ये जो फोर्स है ये क्या है, वेरिएबल फोर्स है, क्या है, वेरिएबल फोर्स है, हाँ जी सर। ये तो क्या हो गया हमारे पास, वेरिएबल फोर्स हो गया, ओके। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, वो पूछ रहा है कि y बराबर 2 से, y बराबर हमारे पास, अगर मैं कहाँ तक जाता हूँ 5 मीटर तक, वर्क डन कितना होगा बता दीजिए, वर्क डन कितना होगा बता दीजिए, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था वर्क डन टोटल अगर निकालना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर,
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर सी बात है, मैं अगर यहाँ पे 5 + 3y² इसको इंटीग्रेट करता हूँ फ्रॉम y बराबर 2 से लेकर y बराबर हमारे पास 5 तक, तो मेरे को यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, वर्क डन मिल जाने वाला है। तो कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर मैं 5 की बात करूँ, इंटीग्रेशन करूँगा तो 5y आ जाएगा, प्लस हमारे पास 3y² अपॉन 3y³ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, डेट इज इक्वल टू 2 से लेकर 5, मतलब लिमिट पुट करूंगा, तो अब जब सॉल्व करोगे यहाँ पे पुट करना है, सीधी सी बात है, पुट करोगे तो 5 5 25 प्लस हमारे पास यहाँ पे y³ डेट इज 125, 125 + 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150। तो 150 माइनस यहाँ पे जब मैं 2 पुट करूँगा तो 10, और यहाँ पे क्या हो गया 8, तो 8 और 18 आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, क्लियर सी बात है, हमारे पास जो आंसर आ जाता है निकल के 132 जूल के बराबर आ जाता है। इसको 132 जूल के बराबर आंसर आ गया। तो अगर हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है, इंटीग्रेशन से चलना है, क्या करना है, इंटीग्रेट टू गेट वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। और अगर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है तो आपको डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है, सीधी सी बात है, डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे आपके पास यहाँ पे फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फोर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो हो गया सारा कंसेप्ट हमारे पास किसका, फोर्स का। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ। किसी एक छोटे से ग्राफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्राफिकल अगर मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूँ आपको, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे, तो हमें पता है अगर किसी भी चीज़ को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जो है हमारे पास किससे रिलेटेड है, हमारे पास यहाँ पे एरिया से रिलेटेड है वो चीज़। तो मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ कि जो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ किसके बीच, फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ बनाता हूँ, सॉरी टाइम कह रहा हूँ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर मैं ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ क्या है इसका। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए, डेट इज मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास, मान लेते हैं यहाँ पास ए पॉइंट है, एंड मान लेते हैं ये जो है हमारे पास क्या है, पॉइंट बी है मान लेते हैं। ठीक है, तो जो एरिया है अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर एफ डी ग्राफ गिव्स अस वर्क डन। क्या देता है ये, अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ आपको, एरिया अंडर हमारे पास एफ वर्सेस डी ग्राफ, ठीक है, जो हमारे पास फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वो हमें क्या देता है, डी मीटर में मान लेते हैं, ये हमारे पास न्यूटन में है, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, हाँ जी। तो ये क्या देता है हमारे पास, वर्क डन प्रोवाइड करता है, वर्क डन क्या करता है, वर्क डन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड लेना है, जैसे आप पहले से करके आ चुके हो वैसे ही हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो अगर कोई एक्स एक्सिस के नीचे है तो वो नेगेटिव कंसिडर होगा, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव कंसिडर होगा। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको एक एग्जाम्पल करके, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे अगर मैं लूँ एक चीज़, मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास, एक ग्राफ मैंने बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको बताना है ये हमारे पास कितना मान लेता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ मैं 2, इसको मान लेता हूँ, मतलब ये 2 एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 में है, और ये हमारे पास मान लेते हैं 3 में है, दिस इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास मान लेते हैं 4 एंड दिस इज इक्वल टू मान लेते हैं 2। ठीक है, -2 ऑफ कोर्स। तो आपको यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। अगर मेरे को वर्क डन चाहिए तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया होगा, तो मान लेते हैं ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, तो जो वर्क डन होगा डेट इज इक्वल टू हमारे पास एरिया A1 -A2, मैग्नीट्यूड लेते हैं, हमेशा मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। तो जब मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे सबसे पहली बात तो एरिया A1 निकालूंगा, डेट इज इक्वल टू हमारे पास, अगर मैं A1 निकालता हूँ डेट इज हाफ, अगर मैं बेस डेट इज 2 है एंड हाइट इज इक्वल टू 4, क्लियर सी बात है 4 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे A2 निकालता हूँ डेट इज सिमिलरली हाफ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेस की डेट इज इक्वल टू 1 इंटू हमारे पास हाइट इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालूं, वर्क डन इज इक्वल टू 3 के बराबर, 4 - 1 डेट इज इक्वल टू 3 जूल्स के बराबर आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो अगर आप कैसे भी करके यहाँ पे दिया हो तो आप इजीली वर्क डन को यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है अबाउट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिससे हम लोग यहाँ पे वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गाइस, हम लोगों ने पूरी वर्क डन को यहाँ पे समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, किसके बारे में बातचीत करेंगे, एनर्जी के बारे में यहाँ पे टॉक्स करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। ओके सर जी,
तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पड़ाव जो है पार हो चुका है, हम लोगों ने अच्छी तरीके से बात कर लिया है, सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है रिलेटेड टू वर्क। ठीक है, तो वर्क के बारे में हम लोगों ने अच्छी खासी नॉलेज ले ली है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। अब एनर्जी जो है वो बहुत सारे एनर्जी होते हैं, उसमें जो है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एनर्जी जो है वो ताकत होता है, सीधी सी बात है। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो टाइप के एनर्जी के बारे में, जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक, मैंने काइनेटिक क्यों लिख दिया यहाँ पे, एक सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्ञान देता हूँ, ठीक है, बताइएगा सर क्या होता है ये काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की, वो ये जो है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए एक बारी, ये वो एनर्जी है जो कि मोशन ऑफ द पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। मोशन ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल का मोशन है, ध्यान सुनिएगा, पार्टिकल के मोशन के साथ एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड है, ठीक है सर जी। तो ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी होता है एक पार्टिकल के अंदर जो कि उसके मोशन में होता है। जब एक पार्टिकल मोशन में होता है, आप दौड़ रहे हो तो आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप एक बॉल फेंक रहे हो तो बॉल के पास एक काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप एक चपाट मार रहे हो, जो आपके हाथ की तेजी है, उसमें एक काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही आपको अपने डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स जो है कमेंट करना है नीचे, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल सके कि हाँ सर काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो ये फॉर्मूला आपको सबको पता है। अभी तो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ, दैट इज इक्वल टू, एक सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ हाफ एम, दैट इज मास ऑफ द पार्टिकल, वी जो वेलोसिटी है पार्टिकल के पास, वी स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे हमें पता है जो मोमेंटम होता है, दैट इज एम वी के बराबर होता है। हाँ जी सर, एम वी के बराबर होता है। ठीक है सर जी, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऊपर नीचे काइनेटिक एनर्जी की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सॉरी एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो हाफ एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड जब मैंने यहाँ पे किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम आ गया। हाँ जी सर, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो एक ही बात है। हाँ जी सर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाफ एम वी का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी का स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन हमारे पास यहाँ पे एम। तो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाता है पी स्क्वायर अपॉन टू एम के बराबर है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम की बात करता हूँ, यहीं से अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मोमेंटम यहाँ पे निकालना चाहूँ, दैट इज इक्वल टू टू एम काइनेटिक एनर्जी का रूट अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मोमेंटम निकल के आ जाएगा। तो मैं क्लियरली आपके सामने यहाँ पे तीन फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी का लिखने वाला हूँ, तीन तो नहीं, दो फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे निकल के आते हैं। ठीक है, और उसका कैसे निकल के आया मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहला जो सबसे फेमस फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम के बराबर भी ये होता है। हाँ जी सर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है वो समझा दिया। अब ना हम लोग कुछ फोर्सेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोर्सेस का। ठीक है, तो क्या फोर्सेस सर, फोर्सेस तो आपने पढ़ा दिया था एनएलएम में, फिर से पढ़ा रहे हो क्या, नहीं नहीं, वो फोर्स नहीं, कुछ टाइप के फोर्स होते हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल सके। अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक टर्म आता है कंजर्वेटिव फोर्स का। कंजर्वेटिव नाम से क्या लग रहा है, इस नाम को सुन के, कंजर्वेटिव मतलब पहले की ख्याल, या फिर कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व रहने वाले फोर्सेस। ठीक है, कंजर्व रहने वाले फोर्सेस के बारे में बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर मैं बात करता हूँ, वो फोर्स होते हैं, सीधी सी बात है, आपको एक लाइन में समझाऊंगा, आपको एक लाइन में यहाँ पे समझ जाना है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कि जिसका वर्क डन, वो फोर्स होते हैं जिसका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं आपको लिखना चाहूँ, मैंने आपको बता दिया, फिर से रिपीट करूंगा ऑफ कोर्स, फोर्सेस, गलती कर दी, फोर्सेस विच हुज या फिर हुज वर्क डन। ठीक है, फोर्सेस हुज वर्क डन डिपेंड्स ऑन फाइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, सीधी सी बात ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, आपको ध्यान रखना है।
तीन बार रिपीट करूंगा, आपको 3 बार में समझ जाएंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स में डिपेंड करता है। एंड लास्ट फिर से बोल रहा हूँ, वो फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका जो वर्क डन होता है वो हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास क्या हुआ यहाँ पे, मान लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये मान लेते हैं पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में ये एक तरीका है वर्क डन। हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं फोर्स F1 लगा रहा हूँ तो हमारे पास एक मिल रहा है क्या, वर्क डन 1, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे दूसरा एक पाथ फॉलो करता हूँ, वहीं पहुँचता हूँ मैं, तो यहाँ पे वर्क डन क्या है, यहाँ पे वर्क डन मान लेते हैं W2 है, और मैं फोर्स क्या लगा रहा हूँ, फोर्स मैं यहाँ पे मान लेते हैं लगा रहा हूँ क्या, F2। तो मैंने क्या किया, अगर F1 एंड F2 कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इफ F1 एंड F2, F1 एंड F2 जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्क डन ऑफ 1 है, तो मैं ये कह सकता हूँ वर्क डन ऑफ 1 इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ 2 बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पाथ। तो दोनों का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों का वर्क डन भी समान है। ओके सर जी, आपने तो इजीली समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सर आपने बोला कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे है। अगर मैं बात करता हूँ, इफ F1 और F2 कंजर्वेटिव है तभी ये ट्रू है। सर ये कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं ये तो बता दो। हाँ बता देंगे, आपके सिलेबस में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास कभी भी अगर स्प्रिंग फोर्स दिखता है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, तो ये क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलेंगे। सर कंजर्वेटिव ठीक है, तो ऐसा कोई फोर्स है क्या जो कि नॉन कंजर्वेटिव हो? हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास कब ट्रू है, जब हमारे पास W कंजर्वेटिव हो तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू है ये चीज़। W कंजर्वेटिव हमारे पास यहाँ पे है, मतलब W कंजर्वेटिव। अगर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव हुआ तो W1 इज नॉट इक्वल टू W2 इफ F1 एंड F2 नॉन कंजर्वेटिव हुए तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होते हैं। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल की बात करूँ, कौन से नॉन कंजर्वेटिव होते हैं सर बता दीजिए, बिल्कुल बताएंगे। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कौन से फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, वो होता है गाइज, एक होता है विस्कोसिटी, जिसके बारे में हम फ्लूइड्स में अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। विस्कोसिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर होता है फ्रिक्शनल फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव होता है। एंड लास्टली हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक जो कि आप EMI चैप्टर में पढ़ने वाले हो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वो भी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो मैंने आपको अच्छी खासी आई गेस नॉलेज दे दी है कि कौन से फोर्स होते हैं। 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अगर हमारे पास फोर्स कंजर्वेटिव है तो हमारे पास वर्क डन जो है वो समान आता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर जी, बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे। और अगर नॉन कंजर्वेटिव होता है फोर्स तो हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, अलग अलग वर्क डन हमें देखने को मिलती है। ओके सर जी। गाइज अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि हम लोग एनर्जी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो मैंने फोर्सेस का कंसेप्ट बीच में घुसा दिया था, जिससे आपको अब जो है इस फोर्सेस का महत्व जो है अब समझ में आने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले एक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया जिसका नाम था काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं याद कराने की कोशिश करूँ, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है जो कि पार्टिकल के मोशन के ऊपर डिपेंड होता है या फिर एसोसिएटेड होता है, ठीक है सर जी। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे टाइप के एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? एक दूसरे टाइप के एनर्जी के बारे में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यहाँ पे मैं आपको बात करवाने वाला हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, अगर मैं फिजिक्स के भाषा में डिपेंड करता हूँ, ये होता है, अच्छा सबसे पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी ओनली एप्लीकेबल, मैंने इसलिए आपको समझाया था पहले, ओनली एप्लीकेबल
फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है वहीं पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो है कंसेप्ट आता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। ओके सर जी, समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता दूं, जो पोटेंशियल एनर्जी है इज नेगेटिव ऑफ, इज अगर मैं फिजिक्स की भाषा में समझाऊं, इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, वर्क डन by a conservative force, by a conservative force। अगर कभी स्कूल में डेफिनेशन पूछे तो आप ये लिख दोगे, अगर आपका टीचर अच्छा हुआ तो अच्छा क्या बुरा एक ही बात है, मतलब सही आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाने वाले हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि चेंज इन जो है यहाँ पे ना इज, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो डेल्टा यू है, ठीक है, डेल्टा यू की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, डेट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन ऑन दी बाई द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, एनर्जी क्यों लिखा मैंने, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे आ गया। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, उसमें से सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लेते हैं अज्यूम करता हूँ क्या अज्यूम करना है सर बता दो, बिल्कुल बताएंगे। मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक सरफेस में पूरा एकदम नीचे मैंने एक छोटा सा डिब्बा चॉकलेट का, फेरो रोशर का, नाम ही नहीं बोला जा रहा बट चॉकलेट का नाम है, कोई बात नहीं, डायरी मिल्क ले लो यार, डायरी मिल्क का एक बक्सा मैंने यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, ठीक है सर जी। मास उसका क्या है, m है, ओके। आगे बताओ, मान लेते हैं मैंने क्या किया, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो यहाँ पे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ के आ चुके हो तो ये बोलने की जरूरत मेरे को तो नहीं है, ठीक है सर जी। मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को mg तो लग रहा है, मैंने इसको क्या कर दिया ऊपर, मतलब ऑफकोर्स उठा के यहाँ पे ऐसे एट h हाइट तक मैंने यहाँ पे उसको ले लिया, उस ब्लॉक को, डेयरी मिल्क के डिब्बे को मैंने ऊपर तक ले लिया, और यहाँ पे अब जो है डेयरी मिल्क का डिब्बा यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है सर जी। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी u1 है, और इस वाले पॉइंट में हमारे पास मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू u2 है, ओके सर जी। तो हमें पता है कि जो डेल्टा w होता है, सॉरी डेल्टा u होता है, दैट इज इक्वल टू u2 माइनस u1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग हमेशा चेंज को डिस्कस करते हैं, सीधी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ मैं अभी। हम लोग कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं, ओके सर जी। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने अभी बता दिया कि डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है तो मैंने WG लिख दिया इधर, ठीक है। तो क्लियर सी बात है, डेल्टा यू अगर मैं यहाँ पे निकालूं, दैट इज इक्वल टू हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ एफ डी कॉस थीटा, बिकॉज वर्क डन का डेफिनेशन आप पहले ही पढ़ के आ चुके हो, मैंने अभी जैसे बताया था। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ एफ डी, क्या किया मैंने यहाँ पे, फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, एम जी एक्ट हो रहा है, हाँ जी सर, एम जी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फोर्स एक्ट हो रहा है, हाँ जी। और एच जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइट है। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ, हमारे पास कॉस थीटा की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, किसके बीच का कॉस थीटा है, डी डिस्प्लेसमेंट, और हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है, इस तरह से हमारे पास क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच हमारे पास 180 डिग्री का एंगल है। तो कॉस 180 मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, कॉस 180 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो क्लियर सी बात है, कॉस 180 कितना होता है हमारे पास यहाँ पे, -1 के बराबर होता है। तो डेल्टा यू मेरे पास क्लियर सी बात है आ गया, डेट इज इक्वल टू mgh के बराबर आ जाता है। तो वेरी 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 टू द पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कैसे मैंने आपको निकाला। ये होता है हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब डेल्टा यू यहाँ पे ध्यान से देखो, डेल्टा यू हमारे पास क्या आया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू हमारे पास mgh के बराबर आया, और यहाँ पे डेल्टा यू क्या है, डेट इज इक्वल टू u2 माइनस u1 इज इक्वल टू mgh के बराबर आया। अगर मैं यहाँ पे एक क्या काम करता हूँ, मैं अगर u1 को, अगर मैं यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट u1 को मैं क्या कर देता हूँ, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कर देता हूँ, रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम लोग यहाँ पे
कैलकुलेट करने वाले हैं, जहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सब कुछ पोटेंशियल एनर्जी का, तो मैं क्या करूँगा, U1 को मैं 0 बोल दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको 0 बोल देता हूँ तो क्लियर सी बात है, हमारे पास उसको मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, उस पॉइंट के पोटेंशियल को मैंने 0 पुट कर दिया एंड उसके रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो क्लियर सी बात है, इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, U2 इज इक्वल टू mgh के बराबर आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। U2 हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रेफरेंस सेट करके यहाँ पे कैलकुलेशन की है, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की बात हम लोगों ने यहाँ पे करी है। तो ये गाइस पूरा कंसेप्ट था, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ तो यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। चेंज चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो माइनस टाइम्स होता है वर्क डन ऑफ बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ, चेंज इन, हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। हमेशा चेंज निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। ओके सर जी। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही ये एप्लीकेबल माना जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। रेफरेंस पॉइंट कैसे सेट करेंगे, अगर कोई भी आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप जिसको भी रेफरेंस सेट कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग आगे निकालने वाले हैं। आपको आगे जो हम लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे आपको और क्लैरिटी मिलने वाली है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। तीन टाइप के कई कंजर्वेटिव फोर्स हम लोगों ने तीन टाइप की पढ़ी थी। उसमें सबसे पहला था स्प्रिंग फोर्स का, फिर था ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर था हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग जो है 12th क्लास में मैंने पढ़ा भी दिया था आपको, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर होता है ना, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में उन्होंने अच्छी खासी नॉलेज ली हुई है। आपने नहीं देखा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वन शॉट आप जाके चेक करिए, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग दो टाइप के यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब जो है हम बात करेंगे किसके बारे में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं, थोड़ा टॉक्स करेंगे जिससे और थोड़ा सा गहराई बढ़े इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम लोगों ने दो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे दो टाइप की जो पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहला वाला कैटेगरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे टाइप का पोटेंशियल एनर्जी, जिसका नाम है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की, आपने गाइज जो है एग्जांपल अगर मैं दूं, आपके पास जो टिकटॉक वाला पेन होगा जिसमें स्प्रिंग लगा होता है, अगर आपने वो खोल के दबाया नहीं है तो आप असली इंजीनियर हो नहीं। क्योंकि मेरे टाइम में मैंने हमेशा उसको खोल के दबा के कोशिश की थी, और दबा के एकदम अगर छोड़ दोगे अचानक से वो उड़ जाएगा और कभी मिलता भी नहीं है मेरे को, तो ठीक है। तो अगर आपने वो किया हुआ है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कीजिए, हाँ सर मैंने भी ये चीज़ किया है, ठीक है, ओके। तो सॉरी मैं पानी पी रहा था, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ये जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊँ, अगर किसी ने भी ऑब्जर्व किया है अच्छी तरीके से, आपको पता चला होगा वहाँ पे कि जो स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबाने की कोशिश करते हो, ठीक है, मतलब एकदम उसको प्रेस करते हो, ठीक है, कंप्रेस करते हो उसको हाथ से, ऑफ कोर्स, ठीक है, पेन से निकाल के आपने किया होगा, तो क्या करता है वो, चाहता है कि वो एक आपको ना एक बाहर की तरफ आपके जो है बाहर की तरफ एक फोर्स फील होगा, जिससे वो ऐसा लग रहा हो कि वो खुलना चाहता है, मतलब वो उस स्टेट में रहना नहीं चाहता है, मतलब उस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट नहीं होता है कि वो दब जाए। वो क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, आपके जिस डायरेक्शन में आप उसको दबा रहे हो उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपने एक स्प्रिंग को वैसे तो पेन वाले स्प्रिंग में होता नहीं है, बट अगर स्प्रिंग को इलांगेट करते हो ना, मतलब खींचते हो, क्योंकि वो गाइस उसका टेंशन कम है, स्ट्रेस कम है, तो इसलिए बहुत ही वो क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा फोर्स लगा दोगे ज़्यादा तो क्या होता है, वो पूरा एकदम हो जाता है और स्प्रिंग की तरह रहता नहीं है। बट अगर कोई थोड़ा सा भारी अच्छा स्प्रिंग होता है तो उसमें क्या होता है, अगर आप उसको खींचने की कोशिश करोगे तो क्या चाहता है, वो दबना चाहता है, मतलब ओरिजिनल स्टेट में आना चाहता है। और अगर आप उसको दबाओगे, मतलब कंप्रेस करोगे, तो वो क्या करेगा, खुलने की कोशिश करेगा। तो स्प्रिंग क्या होता है हमारे पास, वही है इसका जो हमारे पास यहाँ बात करता हूँ मैं। अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो इलोंगेट होने की कोशिश करेगा, अगर आप इसे इलोंगेट करोगे तो वो कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। तो वैसे तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, इसके स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। और हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मैंने आपको जस्ट वही बताया है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट x बराबर 0 का है, और ये जो है ये हमारे पास नेचुरल l मान लेता हूँ इस लेंथ को, और l जो है ना
मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसमें एक मास हमारे पास m मैंने लगा दिया है। l जो है डिस्टेंस वो क्या है, नेचुरल लेंथ है, मतलब ये जो है हमारे पास मैं ना ही मैंने इसको खींचा है ना ही मैंने इसको जो है दबाया है, कंप्रेस किया है, तो ये ऐसे ही अपने आप ऐसे ही है, ठीक है। नेचुरल लेंथ जिसे मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ आपको, ठीक है, नेचुरल लेंथ। ओके सर जी। अगर मैं मान लेता हूँ, अगर मैं क्या करूँगा इस चीज़ को, अगर मैं स्प्रिंग को मतलब मास को मैं क्या करता हूँ एक्स डिस्टेंस में क्या करूँगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया x बराबर x तक मैंने इसको खींच दिया, खींचा इन द सेंस मैंने उसको इलोंगेट कर दिया, या फिर मैंने उसको यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ा सा यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्प्रिंग को खींच दिया। तो क्या करेगा, एक मैंने जैसे आपको बताया एक फोर्स हमारे पास एक्ट होगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि मैं इस तरफ हमारे पास यहाँ पे खींच रहा हूँ, तो यहाँ पे एक हमारे पास फोर्स एक्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे एफ एस। और एफ एस क्या है, एफ एस जो है वो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स होता है, क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं। और अगर मैं बात करूँ स्प्रिंग फोर्स की, स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना सर जी, ये जो एफ एस है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना आपको उसने उसको खींचा है या फिर उसको कंप्रेस किया है, इलोंगेट किया है या फिर से कंप्रेस किया है। और हम लोग अगर मैं इसको हटा दूं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को, तो एफ एस इज इक्वल टू के एक्स के बराबर आ जाता है। और यहाँ पे ये जो फोर्स निकल के आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के जो है क्या है हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे ये होता है। ओके सर जी, तो आपने ये बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। तो फोर्स के बारे में पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, सीधी सी बात ये है, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जैसे हम लोग ने यहाँ पे इलोंगेट किया था, वैसे ही अगर मैं क्या करता हूँ, इससे पहले मिटा देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे। और मैंने क्या किया इधर इस मास को थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये वाला मैं आ गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस एक्स मैं डिस्टेंस ले आया, ये क्या है x से डिस्टेंस है, वैसे मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इस तरफ हमारे पास एक फोर्स एक्ट होगा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इलोंगेशन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो स्प्रिंग में आपको यही चीज़ देखने को मिलती है, अगर आप इसे इलोंगेट करते हो तो वो कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, अगर आप उसे कंप्रेस कर रहे हो तो वो इलोंगेट होने की कोशिश करेगा। ओके सर जी, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा एल लिख देता हूँ, एल क्या था हमारे पास यहाँ पे, एल इज इक्वल टू नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, जिसमें वो रहना चाहता है, पहले से वो था नेचुरल लेंथ को अटेन करने की हमेशा स्प्रिंग कोशिश करता है, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ के बारे में बात हो गया। अगर मैं बात करूँ एस पी ई की, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ तो ये क्या होता है सर जी, बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बताने वाला हूँ, और कैसे ये फॉर्मूला आया उसके बारे में बताऊंगा। अगर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एफ बराबर जो होता है फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी आर के बराबर हमारे पास ये होता है। ओके, डी आर जो है वो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस, एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस ऑफ डी यू इज इक्वल टू, सर ये फॉर्मूला आया कैसे बिल्कुल बता देंगे, वैसे तो आप पढ़ चुके हो बट मैंने अच्छी तरीके से इसको बताया नहीं है, तो इसीलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट कुछ कुछ अगर समझ में आ चुका है, वेल डन वेल डन, अगर आप अच्छी तरीके से यहाँ पे सुन रहे हो। मैं इस डेरिवेशन के बाद ही आपको नेक्स्ट पेज में आपको बता देने वाला हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी यू कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, दैट इज स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। हाँ जी सर, अगर मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस यू हमारे पास यहाँ पे टोटल चाहिए ना, ऑफ कोर्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। हाँ जी सर, अगर मैं एफ डॉट डी आर, हमें पता है कि जो फोर्स स्प्रिंग फोर्स है वो हम लोग, क्योंकि स्प्रिंग का यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्प्रिंग का यहाँ पे फोर्स मैं यहाँ पे कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू के एक्स पुट करूंगा, के एक्स डी एक्स, ठीक है, के एक्स डी एक्स के बारे में हम लोग करेंगे। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, दैट इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और चाहो तो आप इस तरफ ले सकते हो, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास हमेशा ये हो सकता है, मतलब अगर आप इलोंगेट करोगे तो ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस करोगे तो ये इलोंगेट होने की कोशिश करता है। तो ये होता है हमारे पास यू एस, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात हम लोग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हमारे पास होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था।
अब जो है हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर ये जो आपने फॉर्मूला बताया ये कैसे आया, ये तो बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, बट ये आपको ध्यान रखना है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, वी का टर्म हट के यहाँ पे एक्स की टर्म आ जाएगा, बस रिलेट कर रहा हूँ, वैसे तो कोई लेना देना यहाँ पे हमारे पास है नहीं। तो ये गाइज उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब जो है मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो फॉर्मूला है जो F इज इक्वल टू दिस, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। मैंने क्या बताया था आपको, हमें पता है कि जो वर्क डन होता है ना, सॉरी, जो चेंज इन हमारे पास चेंज इन अब पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ जी सर, कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू, हमें वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन को मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ कि नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू डेल्टा हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं एक्स है। हाँ जी सर, ओके। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैं इस तरफ फोर्स सिर्फ चाहता हूँ, फोर्स कितना है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये तो चेंज हो गया, बट अगर मेरे को स्मॉल उसके लिए चाहिए तो मैं ये कमेंट कर सकता हूँ कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ये चीज़। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जब जब हमारे पास यहाँ पे हम लोग इस डिस्टेंस को कम करते जाएंगे वैसे ही हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल हमें यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर कभी भी आपको फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या चाहिए, फोर्स इन टर्म्स ऑफ हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है या फिर पोजीशन के रेस्पेक्ट में हमारे पास फोर्स गिवन है, तो हम और पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो क्लियरली हम लोग को ये जो है रिलेशन यूज करना है टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालेंगे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो वेरी सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है। मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन को यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को निकाला है। ओके सर जी, आपने बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। जो नेक्स्ट कंसेप्ट होने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, जो कि होने वाला है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या मैंने बताया आपको, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर मैं बात करता हूँ, ये कब यूज करना है, जब भी व्हेन अच्छा मैं यूज की बात कर लेता हूँ यहाँ पे ना, हाँ जी एक सेकेंड। यूज व्हेन हमारे पास जो फोर्स है वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में दिया हो, एंड हमें वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो और फोर्स दिया हो, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन के रेस्पेक्ट में दिया हो, तो हमें ये फॉर्मूला का यूज भरपूर रूप से करना है। ओके सर जी, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए गाइस, अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है मेरे को बात, मतलब टॉपिक से, कि ये जो है हमारे पास वर्क और हमारे पास यहाँ पे एनर्जी के बीच का कोई रिलेशन होने वाला है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सोचा है। और इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन। मैं आपको सीधा स्टेटमेंट बताने वाला हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आता है उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे लिख के बताने वाला हूँ। ओके सर जी, अगर मैं बात करूँ वर्क एनर्जी थ्योरम की, किसके बारे में, वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये होता क्या है मैं आपको अगर बताऊं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है ये बताता है, ये होता है टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय ऑल फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो वर्क डन है हमारे पास, टोटल वर्क डन की बात कर रहा हूं, वो हमारे पास बराबर होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, इज रेस्पॉन्सिबल इन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है उसके बराबर हमारे पास ये होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे है। अब मैंने एक चीज यहाँ पे लिखा है कि ऑल फोर्सेस, ये क्या सिग्निफाई करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, हमारे पास तीन टाइप के फोर्सेस के बारे में हमने बात किया था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ अपने हाथों से, या फिर मैंने एक बैटरी लगा दी है, या फिर ऐसा कोई मोटर लगा दिया है, वहां से जो फोर्स हमारे पास एक्सर्ट होता है, उनकी बात मैं अगर कर रहा हूँ, तो इन तीनों का जो सम होता है वो हमारे पास बराबर है किसके, प्लस दिस
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पे बराबर हमारे पास ये हो जाता है। बात करता हूं अगर मैं वर्क डन कंजर्वेटिव की, वर्क डन कंजर्वेटिव अगर मैं बात करता हूं, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ये मैं जस्ट बता के आ चुका हूं पहले ही। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन यही था कि ये होता है हमारे पास माइनस डेल्टा यू के बराबर, प्लस हमारे पास वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस हमारे पास यहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू हमारे पास डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर हमारे पास ये हो जाता है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये हमारे पास यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यही बताता है कि जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हमारे पास ये होता है। ओके सर जी, समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, क्या सिग्निफाई करता है, उसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज दे दी है। अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। किसके बारे में? मैकेनिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, मेरे को अभी याद आ रहा है, मैं बोलते बोलते ठीक था, बट कन्वर्जन होता है वो, ठीक है। कंजर्वेशन हमारे पास यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, कंजर्वेशन के बारे में हम लोग भी पढ़ने वाले हैं। ओके सर जी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। हम लोगों ने अभी जस्ट क्या पढ़ा कि जो माइनस डेल्टा यू था, ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पे वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, प्लस हमारे पास यहाँ पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के ई था। हाँ जी सर, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसको डेल्टा यू को, माइनस डेल्टा यू को उस तरफ राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस हमारे पास डेल्टा जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता दिया। अगर मैं इफ यहाँ पे एक कंसिडर हम लोग करते हैं, इफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है ये, क्योंकि इसी के ऊपर एप्लीकेबल है। इफ हमारे पास जो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से जो हमारे पास वर्क डन आ रहा है, एंड मतलब फ्रिक्शनल के फोर्स को, और मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स को इग्नोर मार देता हूँ, इस जीरो मार देता हूँ, इसको मैं जीरो ले लेता हूँ, तो हमारे पास मैं ये कह सकता हूँ कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास जीरो के बराबर है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, प्लस अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी फाइनल, माइनस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इनिशियल इज इक्वल टू जीरो के बराबर है। और अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आप सबके सामने यहाँ पे पेश करता हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस, सॉरी, प्लस के फाइनल, काइनेटिक एनर्जी का फाइनल हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड, यू फाइनल एंड काइनेटिक एनर्जी का फाइनल जो होता है इज इक्वल टू हमारे पास यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। वैसे तो पहले लिखना चाहिए वो तो, बट आप कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्योंकि वो लिखना चाहिए पहले, तो मैं वो लिख दूंगा, ठीक है। ओके, क्या लिखा? यू इनिशियल प्लस के काइनेटिक एनर्जी का जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हमारे पास ये हो जाता है। तो इसका मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास यहाँ पे बराबर हो जाता है किसके? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के। मैकेनिकल एनर्जी होता है क्या? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो जो इनिशियल है वो हमारे पास फाइनल के बराबर हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रिलेशन है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर हमारे पास यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट है और एक्सटर्नल फोर्स हम लोग यहाँ पे एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो एप्लीकेबल है। तो आप ये कह सकते हो कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है हमारे पास फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल जो है फोर्स प्रेजेंट है, वर्क डन है, एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग पहले की तरह जो वर्क एनर्जी थ्योरम था उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके सर जी, समझ में आ गया है? ठीक है सर जी, ओके। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो गाइस सबसे पहला एप्लीकेशन आता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग बताना है। मान लेते हैं मेरे पास एक स्प्रिंग है, अटैच है एक एंड से, ठीक है, और मैंने एक मास विद इनिशियल स्पीड v, मैंने उसको क्या कर दिया, एक v वेलोसिटी से एक मास को मैंने स्प्रिंग के पास छोड़ दिया। तो अब वो स्प्रिंग, मतलब वो जो मास जाके उस स्प्रिंग को दबाएगा, और वो जो स्प्रिंग दबेगा उसको मैक्सिमम हमारे पास कंप्रेशन को हमें बता देना है।
सबसे पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करता हूँ, क्या करता हूँ, फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा तो नीचे की तरफ हमारे पास धरती माता का फोर्स mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो कहीं भी अगर मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करके मैंने देखा और यहाँ पे क्या है dr होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे लेंथ ही चलने वाला है, ठीक है। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे मेरे को कहीं भी ना ही मेरे को यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दिख रहा है, जीरो के बराबर है। एंड यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की तरह जो हमारे पास वर्क डन है वो भी हमारे पास जीरो के बराबर है। तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आसानी से लगा सकता हूँ। एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या था, के फाइनल इज इक्वल टू हमारे पास यू इनिशियल प्लस के इनिशियल के बराबर था, ठीक है सर जी। तो ये तो था हमारे पास सबसे पहली बात। तो हमें ये कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ यू फाइनल हमारे पास यहाँ पे कहीं भी, क्योंकि ये देखो सीधी सी बात है हमारे पास एक जगह रखा हुआ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो है लगा नहीं सकता, बिकॉज ऑफ हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ नहीं लग रहा, बिकॉज जीरो के बराबर है, बिकॉज यहाँ पे कोई हाइट वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है हमारे पास वर्क डन का। ओके, तो यहाँ पे जीरो हो गया। प्लस अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है डेट इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। सो एक सेकेंड, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, क्या लिखा मैंने, यू फाइनल लिख रहा था पहले तो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसी को चेंज कर देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके। मैंने क्या किया, एक ही बात है क्या, मैं थोड़ा सा इसे रिवर्स करके लिख रहा हूँ, बात एक ही है। हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन था उसमें क्या था, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू हमारे पास यू फाइनल प्लस के फाइनल के बराबर था, यही मैंने बताया था आपको। हाँ जी सर, यही बताया था आपने। तो अगर मैं यू इनिशियल की बात करता हूँ वो हमारे पास जीरो के बराबर है, बिकॉज यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्ट नहीं कर रहा। ओके, अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की, डेट इज हाफ एम, और वो इनिशियल स्पीड वी से जा रहा है, तो एम वी स्क्वायर में यहाँ पे लिख सकता हूँ। हाँ जी सर। और अगर मैं यू फाइनल की बात करता हूँ, यू फाइनल की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक स्प्रिंग हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे करेगा, बिकॉज जब भी हमारे पास एक जो मास है वो कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग या फिर इलोंगेट कर रहे हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जिसका वैल्यू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। और हमारे पास फाइनल क्योंकि रेस्ट में आता है, तो फाइनल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मोशन ऑफ पार्टिकल के लिए जो हमारे पास एनर्जी होता है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो हाफ और हाफ कट गया यहाँ पे, सीधी सी बात है। अगर मेरे को यहाँ पे चाहिए मैक्सिमम कंप्रेशन, तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन के का रूट का रूट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ये होता है हमारे पास। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, क्लियर सी बात है, हमारे पास निकल के आ चुका है वैसे तो, डेट एक्स मैक्स जो कंप्रेशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन जिसे हम लोग कह रहे हैं, इसे मैक्सिमम कंप्रेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कंप्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप रिजल्ट ध्यान से याद रख लेते हो तो आपको बहुत सारी वैसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कुछ बहुत सारी जगह में, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर अगर इस क्वेश्चन जेई मेन पूछ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वैसे चाहो तो आप वी को हटा सकते हो यहाँ से, निकाल सकते हो, के बराबर हमारे पास ये निकल के आ जाता है, ठीक है, रूट के अंदर ऑफकोर्स। तो ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेशन इन अ स्प्रिंग। ओके, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट गाइस जो हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग का, कभी कभी पूछ ले आता है जी में, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन कहता है या फिर कुछ कंसेप्ट है एप्लीकेशन में, वो कहता है मेरे पास एक ब्लॉक है जो कि मैंने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है, और ये जो है हमारे पास क्या है, नेचुरल लेंथ में, ये जो है हमारे पास एल नेचुरल लेंथ में ये ब्लॉक रेस्ट में है। और मैंने क्या किया है, मैंने मान लेते हैं यहाँ पे मैंने हाथ दे के रखा है अपना, जिससे ये नीचे ना गिरे। मैंने क्या किया, इसको इस ब्लॉक को रिलीज किया, धीरे धीरे करके छोड़ा मैंने। और सबसे पहला वाला केस है कि आपको क्या बताना है, सीधी सी बात है, हमें फाइंड आउट क्या करना है वो हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए। हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम इलोंगेशन, जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, मैक्सिमम इलोंगेशन हमारे पास फाइंड आउट करना है। एक्स मैक्स बता दीजिए, ठीक है सर जी। तो एक्स मैक्स निकालने के लिए सबसे पहले दो सिनेरियो में हमें एक्स मैक्स को कैलकुलेट करना है। अगर मैं क्या करता हूँ, स्लोली रिलीज करता हूँ, मतलब धीरे 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 करके अगर मैं छोड़ता हूँ, तो हमारे पास एक्स मैक्स कितना होगा। अगर मैं धीरे छोड़ू, यहाँ पे देखो एम जी यहाँ पे नीचे की तरफ लगने वाला है। अगर मैं पहले केस की बात करता हूँ, यहाँ पे धीरे छोड़ूंगा, तो इसका मतलब अगर मैं धीरे गाइस छोड़ रहा हूँ तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ हमारे पास मास लगेगा। धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ गाइस, तो बिल्कुल अचानक से नहीं छोड़ रहा, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगने वाला है एम जी, एंड ऊपर की तरफ वही हमारे पास फोर्स को अपोज करेगा के एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे सडन रिलीज कर रहा हूँ, इन केस ऑफ फर्स्ट केस की तरफ अगर मैं देखूँ, तो के एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एम जी के बराबर हो जाएगा, तभी जाके हमारे पास मैक्सिमम इलोंगेशन अगर मैं यहाँ पे देखो कंसिडर करता हूँ, तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज एम जी अपॉन के, तभी जाके हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन, ये हमारे पास निकल के आ गया। ओके, तो ये हो गया हमारे पास पहला केस। अगर मैं दूसरे केस की बात करता हूँ, सेकंड केस में क्या होगा सिनेरियो अगर मैं लूँ एक बारी, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से वही ड्राइंग बना देता हूँ एक बारी, एक सेकंड। मान लेते हैं मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये हमारे पास मास है ऐसे,
मैंने क्या कर दिया, इसको सडन रिलीज किया। क्या किया, एक सेकेंड, मैंने क्या किया, इसको सडनली मैंने इसको रिलीज किया। और अगर मैं सडन रिलीज करूंगा, इस हमारे पास मान लेते हैं इस पॉइंट में वेलोसिटी इसकी जीरो है, वेलोसिटी इसकी जीरो है। बट जब मैंने अचानक से रिलीज किया तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी वी आ गई इसके पास, वेलोसिटी इसके पास कुछ वी आ गई है। एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे जाके उसको एक मैक्स मैक्स हमारे पास मिलने वाला है, जिससे हमारे पास, जिसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेस्ट में था पहले, अचानक से रिलीज करेंगे तो अचानक से गिरेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे और कोई फोर्स है नहीं। तो नीचे की तरफ तो एक ही फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एंड ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है kx, ये तो पता ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से, आपको क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगा देना है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स मैक्स, जो हाइट ट्रेवल हुआ वो क्या है हमारे पास, एम जी हमारे पास एक्स मैक्स, एक्स मैक्स हमारे पास जो है यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा हमारे पास, या फिर हाफ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगा, वहां पे भी लास्ट में जाके जीरो होगा। पहले हमारे पास ऑलरेडी जीरो था, यहाँ पे बीच में हमारे पास वेलोसिटी आएगी, बट लास्ट में जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेती है मेरे पास वेलोसिटी वी है, बट लास्ट में फाइनल अगर मैं वेलोसिटी देखूँ वो भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। सीधी सी बात है, फर्क किस में पड़ने वाला है, पहले इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करता हूँ, दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एक्स मैक्स के बराबर है। इसको सॉल्व करोगे धीरे से, अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 mg यहाँ पे जब सॉल्व करोगे ना, सीधी सी बात है, सॉल्व करोगे तो 2 mg अपॉन के बराबर आ जाएगा एक्स मैक्स। तो एक्स मैक्स इस केस में जब हम सडन रिलीज करते हैं तो 2 mg, रिजल्ट आपको ध्यान रखना है बेसिकली कैसे आया वो, अगर आप इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे तो बहुत सिंपल है, बट फिर भी रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि पहले अगर स्लोली रिलीज करोगे तो mg बाई के होता है, सडन रिलीज में हमारे पास mg 2 mg अपॉन के, 2 का फैक्टर एक मल्टीप्लाई हमारे पास इधर हो जाता है। तो ये हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम का पूरा एप्लीकेशन और सब कुछ अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पावर। पावर में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से जाके कर लो, ठीक है। अब गाइस हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, पावर के बारे में। अगर मैं पावर की बात करता हूँ, ये क्या होता है, मैं एक सेकंड में या फिर पर टाइम में वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे पावर बोलते हैं। तो अगर मैं पावर की बात करता हूँ गाइस, पावर में हमारे पास दो टाइप के होते हैं, अगर मैं डिफाइन करता हूँ, एक होता है एवरेज पावर, एक होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एवरेज पावर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे एवरेज पावर दैट इज इक्वल टू पी एवरेज, ठीक है। पी एवरेज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू, गाइस डेफिनेशन बहुत ईजी है, बट इसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पावर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू मतलब वर्क डन, चेंज इन वर्क डन अपॉन पर यूनिट टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम, ओके। और अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ किसके बारे में, इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में, इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में यहाँ पे बात करूँगा कि कोई एक इंस्टेंट में अगर मैं पावर को कैलकुलेट कर रहा हूँ, पी इंस्टेंट, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है हमारे पास डी डब्ल्यू अपॉन डी टी के। सिंपल सी बात है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी के बराबर होता है, बिकॉज मैं कोई इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ, ठीक है। हमें पता है डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डी डब्ल्यू, अगर मैं देखूँ यहाँ पे एफ डॉट डी आर के बराबर होता है, एफ डॉट डी एक्स या डी आर कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। एफ डॉट डी एक्स के बराबर होता है, हाँ जी सर आप सही कह रहे हो। और हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई है डी टी। अगर मैं ध्यान से देखूँ ये क्या लिखा हुआ है, डी एक्स अपॉन डी टी। अगर आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ के, सॉरी काइनेमेटिक्स पढ़ के आ चुके हो तो मैं बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है वेलोसिटी। ये लिखा हुआ है क्या, वेलोसिटी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पावर है डेट इज इक्वल टू एफ डॉट वी के बराबर हमारे पास ये हो जाता है। एफ डॉट वी दैट इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल या कंपोनेंट या मास जो भी है हमारे पास यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास दो टाइप के पावर होते थे, एवरेज और हमारे पास इंस्टेंटेनियस। अगर बात करता हूँ यूनिट की, क्या करता हूँ, यूनिट की बात करता हूँ अगर मैं यहाँ पे, यूनिट होता है सीधी सी बात है जूल्स पर सेकंड, आप कह सकते हो जूल्स पर सेकंड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट भी बोला जाता है, वॉट जिसे हम लोग यहाँ पे वॉट भी बोलते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से हम लोग रिप्रेजेंट इसे करते हैं, ओके। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे पावर क्या होता है, डेफिनेशन मैंने आपको सिंपल सी बता दी है, ओके सर जी। अब आपको बताना है, अब जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट, जो कि होने वाला है हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बट उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक मेरे पास मान लेते हैं एफ इज इक्वल टू
2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। मान लेते हैं मेरे पास एक फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे जो है, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे दे रखा है क्या, मान लेते हैं मास जो है दैट इज इक्वल टू 2 kg दे रखा है, ठीक है, मास इज इक्वल टू 2 kg दे रखा है। एंड तो हमें बता देना है, यहाँ पे कितना होगा उसकी, जो है यहाँ पे सीधी सी बात है, हमें बताना है क्या होगा हमारे पास यहाँ पे उसका जो है पावर बताना है, ठीक है। या फिर आप रहने दीजिए, आप उतना मत कीजिए, सोचिए आप, मैं मान लेता हूँ डायरेक्टली वेलोसिटी देता हूँ। वेलोसिटी क्या है, मान लेते हैं वेलोसिटी मैंने दे दी है 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। हमें क्या बता देना है, यहाँ पे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है अबाउट पावर। पावर मैंने आपको बताया जस्ट एफ वी होता है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी के बराबर होता है, डेट इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 35 प्लस 18। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ 6 3 18 होता है, हाँ जी सर। 28 माइनस 35 आप जब करोगे आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ये आ जाएगा हमारे पास 7 के बराबर आई गेस आ जाएगा ना। -35 तो -7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, -7 के बराबर हमारे पास इधर आ जाएगा पावर। अब माइनस में आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग इसमें मैग्नीट्यूड रिपोर्ट कर देंगे, सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड रिपोर्ट कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 वॉट के बराबर हमारे पास पावर निकल के आ जाता है। और आप देखोगे ध्यान से, क्या मैंने क्या, सीधी सी बात है, 2 इंटू 5 माइनस 3 कह रहा हूँ, 5 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 3 मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, बिकॉज क्या है ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे पावर की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू पावर। ओके, तो ये मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे सवाल भी करवा दिया है। अब जो पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग अगर मैं जे की बात करता हूँ, ठीक है, तो जे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए बात कर लेते हैं। तो ये गाइज हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है। हमें एक ऐसा फोर्स निकालना है, आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी है। हमें एक ऐसा फोर्स अब निकालना है जो कि एक कांस्टेंट पावर डिलीवर करता हो, मतलब एक कांस्टेंट पावर हमें मिलती हो, ऐसा हमारे पास फोर्स निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, मैं एक सिनेरियो लेता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास एक मास है, एम का मास, ठीक है, एंड मान लेते हैं टी बराबर 0 हमारे पास यहाँ पे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ टी बराबर 0 में ये रेस्ट है, रेस्ट में हमारे पास ये रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक मैं क्या फोर्स इसके ऊपर लगाऊं, क्या फोर्स मैं इसको लगाऊं जिससे ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स चलता है, ठीक है, डिस्प्लेस हुआ, और यहाँ पे आके इसकी जो पावर है, इसकी पावर सेम रहती है, मतलब वेलोसिटी ऑफ कोर्स आ जाएगी, इसके पास एक फोर्स हमारे पास यहाँ पे रहेगा, बट ये जो है हमारे पास एक कांस्टेंट पावर डिलीवर करेगा। क्या करेगा, कांस्टेंट पावर हमें मिलेगा। अब कांस्टेंट पावर कैसे निकालेंगे सर, वो बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर जी, ये क्या है, टी बराबर, टी की बात मैं कर रहा हूँ, दैट इज टाइम बराबर जब टी के बराबर हो जाए, ठीक है। कैसे निकालेंगे बताता हूँ। अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। हाँ, बात करूँ अगर हमें क्या पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रहना है, हमें पता है कि जो पी होता है ना, डेट इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा के बराबर है। हाँ जी सर। अगर मैं इस केस में अगर मैं देखूँ ध्यान से, डेट इज इक्वल टू एफ वी, और मैं वी वेलोसिटी और जो है हमारे पास यहाँ पे फोर्स, दोनों का डायरेक्शन अगर मैं देखूँ, एंगल दैट इज इक्वल टू कॉस 0 के बराबर है, 0 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ वी के बराबर हमारे पास ये मिल गया। तो पावर जो है वो हमारे पास एफ वी के बराबर है। तो P इज इक्वल टू एफ वी के जब बराबर हो जाएगा, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे V है, F है सॉरी, ठीक है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, M dv अपॉन dt के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं, dv अपॉन dt के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ सर लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन हो गया, m में होता है, तो a को मैंने dv अपॉन dt के बराबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है सर जी, लिख दिया। हाँ जी सर, बता दीजिए आगे क्या करना है। तो अगर मैं इस पावर अपॉन मास इस तरफ ले लिया मैंने, तो क्या बच जाता है, dv ऑफ कोर्स v अपॉन डी वी, एंड dt यहाँ पे सिर्फ बच जाता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, dt को इस तरफ ले लेता हूँ, p अपॉन m dt इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, dv v dv, ठीक है, v dv। हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट पावर निकालना था, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट मार दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और मेरे को पावर कांस्टेंट पावर निकालना है, तो सीधी सी बात है मैंने इसको बाहर निकाल दिया। 0 से t की तरफ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 0 से लेकर v तक में हम लोग कंसिडर करेंगे। इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया तो p बाई एम, पी टी बाई एम हमारे पास इधर आ गया, पी टी बाई एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 हमारे पास इधर आ जाता है निकल के, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पे निकल के आ जाता है, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे, सीधी सी बात है, हमारे पास लिमिट पुट करोगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या जाता है, अगर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या चाहिए, हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहा हूँ मैं, मान लो वेलोसिटी क्या होगी, जिससे
क्या वेलोसिटी मैं ऐसा उस मास को दूं जिससे मेरे को कांस्टेंट पावर मिल सके, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट है पावर। तो कांस्टेंट पावर के लिए मैं क्या वेलोसिटी रखूं, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2p/m, 2p/m रूट के अंदर हमारे पास यहाँ पे t हाफ। अगर ऐसा रहेगा तो हमारे पास एक वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी अगर ये रही, अगर वेलोसिटी ये रहती है तो हमें कांस्टेंट पावर मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि अगर वेलोसिटी फॉर अ कांस्टेंट पावर, वेलोसिटी शुड बी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ, रूट टी के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, रूट टी के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, रूट टी के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। यहीं पे अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो dv अपॉन dt आ जाएगा, dv अपॉन dt दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास 2p/m और 2p/m एंड हाफ टी की पावर हमारे पास हाफ माइनस हाफ हो जाएगा ना, माइनस हाफ के बराबर हो जाएगा, माइनस हाफ के बराबर हो जाएगा ये चीज़, माइनस हाफ के बराबर हो गया। तो ये आ जाता है मैं ऐसा क्या एक्सेलरेशन प्रोवाइड करूं, मैं ऐसा क्या एक्सेलरेशन प्रोवाइड करूं जिससे मेरे को एक जो है मेरे को कांस्टेंट पावर डिलीवर हो सके, वो भी मैंने यहाँ पे आपको निकाल दिया है। क्या है वो, ए बराबर हमारे पास, अगर मैं इस 2 को अंदर ले आता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, p/2m हो जाएगा ना, है ना, p/2m हो जाएगा, p/2m टी की पावर माइनस हाफ एंड यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि फॉर अ कांस्टेंट पावर एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर माइनस हाफ के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, टी की पावर माइनस हाफ के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो मैंने वेलोसिटी भी निकाल ली, एक्सेलरेशन भी निकाल दिया। वैसे तो हमें फोर्स निकालना था, और फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है गाइस, बस मास से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास फोर्स भी निकल आएगा। कि ऐसा फोर्स बताओ जिससे एक कांस्टेंट पावर हमारे पास यहाँ पे मिल सके। सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे निकाला था, एक सेकेंड, हमारे पास क्या निकाला था मैंने, एक्सेलरेशन था, एक सेकेंड, जो एक्सेलरेशन था हमारे पास क्या निकल के आया था, एक्सेलरेशन था इज इक्वल टू हमारे पास रूट के अंदर p/2m, एक सेकेंड, एक्सेलरेशन जो था वो हमारे पास क्या था, रूट p के अंदर 2m टी की पावर माइनस हाफ था। मैंने क्या किया, यहाँ पे m दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ऑफकोर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे इस तरफ m स्क्वायर ले लेता हूँ, अंदर m स्क्वायर ले लिया तो बाहर हमारे पास m ही आएगा, m स्क्वायर मैंने काटा यहाँ से, ठीक है। वैसे तो ये हमारे पास अलग करना चाहिए मेरे को, टी की पावर हाफ। अगर मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर्मूला में मैं क्या करूँ, बिकॉज मेरे को फोर्स चाहिए, तो इट इज एम ए, मैंने यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरफ हमारे पास एम स्क्वायर अंदर चली जाएगा, क्योंकि एम मैंने मल्टीप्लाई किया है, एम स्क्वायर p/2m टी की पावर माइनस हाफ। ओके सर जी, तो ये m और m हमारे पास कैंसिल हो गया, तो m दैट इज फोर्स हमारे पास क्या निकल के आता है, फोर्स जो मिनिमम फोर्स मेरे को यहाँ पे, मिनिमम तो नहीं, मतलब ऐसा फोर्स कौन सा मैं लगाऊं, क्या फोर्स मैं ऐसे लगाता हूँ जिससे मेरे को एक कांस्टेंट पावर मिले, डिलीवर हो, उसको हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दिया है, दैट इज इक्वल टू टी की पावर माइनस हाफ। ये भी हमारे पास सेम होता है एक्सेलरेशन की तरफ, एक्सेलरेशन की तरह ही होता है। अगर हमारे पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर माइनस हाफ से, तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट पावर डिलीवर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रिलेशन है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्या क्या आ गया, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमें पता है एक चीज़ हम लोग और भी निकाल लेंगे यहाँ पे, क्या निकाल लेंगे, हमें पता है कि ये जो था वेलोसिटी था ना, वेलोसिटी कितना आया था, दैट इज इक्वल टू 2pm आई गाइस, 2p/m था, एंड टी की पावर हाफ थी। हाँ जी सर, यही निकल के आया था, हाँ जी सर। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इज इक्वल टू क्या होता है, ये dx अपॉन dt के बराबर होता है ना, dx अपॉन dt के बराबर होता है, हाँ जी सर, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt के बराबर ही तो होता है, हाँ जी। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, 2p/m टी हाफ डी टी इज इक्वल टू डी एक्स के बराबर है। अगर मैं इस दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2p/m एंड टी हाफ, यहाँ पे हाफ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो हमारे पास हाफ तो बाहर आता ही है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है ये, सॉरी हाफ बाहर थोड़ी आता है, इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे टी 3/2 और ऊपर भी हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे एक्स निकल के आ जाएगा। एक्स जो है वो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से मैं ये कमेंट कर सकता हूँ, यहाँ से क्लियरली मेरे पास क्या निकल जाता है, जो डिस्प्लेसमेंट है डेट इज इक्वल टू 2/3। हमारे पास यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि 2/3 है, तो मैं इसको अंदर डाल दूंगा, 4 2 8p/9m का रूट, 9m का रूट टी 3/2 इज इक्वल टू, मतलब ये हो गया हमारे पास। तो क्लियरली मुझे पता चल सकता है कि अगर मेरे को कांस्टेंट पावर चाहिए तो हमारे पास जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए t की पावर 3/2 के, 3 की पावर 3/2 के x के बराबर होना चाहिए। तो मैं एक जगह सारे यहाँ पे जो रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव किए हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तो हो गया हमारे पास पहला रिलेशन, ये हो गया। तो मैं एक नेक्स्ट पेज में यहाँ पे सारे फॉर्मुलेस, मतलब जो 4 फॉर्मूले उन्होंने डिराइव किए, फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस, हाँ गाइज आपको
फोर्स वाला आपको ध्यान रखना है कैसे आया है, बट बाकी जो हमारे पास रिलेशन है टाइम और उसका, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या आ गया था, वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी। वेलोसिटी आई थी कितनी, 2p फॉर अ, लिख भी देता हूँ, फॉर अ कांस्टेंट पावर। मेरे को अगर कांस्टेंट पावर चाहिए ना, कांस्टेंट पावर मेरे को अगर चाहिए, अगर मेरे को कांस्टेंट पावर चाहिए, कांस्टेंट पावर चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए टी की पावर हाफ की। फॉर्मूला की अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज इक्वल टू वी 2p/m, 2p/m, 2p/m हमारे पास था टी की पावर हाफ, ठीक है। ओके, अगर मेरे को चाहिए यहाँ पे एक्सीलरेशन किसके बराबर होनी चाहिए, टी की पावर माइनस हाफ के, ठीक है। दैट इज एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, एक्सीलरेशन होना चाहिए 2p/2m, p/2m, टी की पावर हमारे पास कितनी थी, माइनस हाफ के बराबर थी, p/2m थी। थर्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, फोर्स सेम होना चाहिए हमारे पास, टी की पावर माइनस हाफ के प्रोपोर्शनल होती है ये। एंड फोर्स जो निकल के आया था वो क्या था हमारे पास, एम पी एम, पी एम अपॉन टू या एम पी अपॉन टू जो भी है, हमारे पास टी की पावर माइनस हाफ के बराबर था। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो एक्स था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास टी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज इक्वल टू, निकल के क्या आया था, दैट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे सीधी सी बात है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, 2/3, 8/9, 8p, 8p/9 हमारे पास m टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2 के यहाँ पे होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका सारा जो है यहाँ पे कार्य जो है काम हो जाने वाला है। ओके सर जी, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया गाइस फॉर अ कांस्टेंट पावर, हमारे पास ये होता है। ध्यान रखें, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, टी की पावर हाफ एक्सीलरेशन, बट किसी किसी का फॉर्मूला गाइस आपको एक बार ध्यान रखना है कैसे आया है, ठीक है। कैसे हम लोगों ने इस चीज़ को डिराइव किया है, वो अगर आपको ध्यान हो जाएगा ना, तब इजीली यहाँ पे सब कुछ निकाल लोगे। बट क्वेश्चन आ चुका है एक बार डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, इसके क्वेश्चन आ गया है इसी साल गाइस, हमारे पास पूछा गया था जनवरी अटेम्प्ट में। तो आपको वो चीज़ ट्राई भी करना है कि कैसे इसको लगाना है, ठीक है। वैसे क्या आया था मैं बता भी देता हूँ, एक सेकेंड। जो क्वेश्चन था हमारे पास कुछ इस तरह से था हमारे पास, एक सेकंड मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। जो मास है हमारे पास यहाँ पे, एक सेकंड क्वेश्चन ये था, मास हमारे पास 2 kg का था, ठीक है। इनिशियली रेस्ट में था और स्टार्ट हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट होता है विद वेलोसिटी v। कांस्टेंट पावर, इन कांस्टेंट पावर ये लिखा था, कांस्टेंट पावर में हमारे पास क्या निकालना था, कांस्टेंट पावर में डिस्प्लेसमेंट जो था इज इक्वल टू हमारे पास 1/3 अल्फा स्क्वायर रूट पी एम के बराबर था, रूट पी एम के बराबर था, रूट पी एम, पी एम जो है वो मीटर में है ऑफकोर्स, उसके बराबर है, पी एम के बराबर था। तो पी एम के बराबर था। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सीधी सी बात है, हमें निकालना था उसकी अल्फा की वैल्यू इन 4 सेकेंड्स ऑफकोर्स, इन 4 सेकेंड हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। रिलेशन गिवन था, कैसे निकालेंगे बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्स की, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आया था, दैट इज इक्वल टू, जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था, 8 बाई क्या आया था, 8p/9m, टी 3/2 के बराबर आया था। हाँ जी सर, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करना है। 8p/9 और मास दे रखा है इन्होंने, क्या मास इन्होंने दे रखा है कितना, 2 kg, तो वो भी पुट करो यहाँ पे। एंड टी दैट इज इक्वल टू हमारे पास 4 सेकंड दे रखा है, तो 4 की पावर 3/2, ठीक है। ये आप सब सॉल्व करोगे, सीधी सी बात है, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। इसको मैं काट दूंगा यहाँ पे 4 से, तो 2/3 रूट ऑफ पी, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो दैट इज इक्वल टू 8 टू या 16/3, 16/3 अल्फा, अच्छा 16/3 हमारे पास ये आ गया, रूट पी मीटर में आया था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से, अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है ना, अगर मैं कंपेयर करता हूँ 1/3 4 का स्क्वायर रूट पी इज इक्वल टू 1/3 अल्फा स्क्वायर रूट पी। तो क्लियरली यहाँ पे मेरे को अल्फा की जो वैल्यू मिल रही है, इट इज 4 के बराबर हमारे पास इधर है, वही रिपोर्ट करना था, वही आपके पास यहाँ पे आंसर इसका था, ठीक है। तो ये हो जाता है गाइज आज का हमारे पास यहाँ पे पूरा कंसेप्ट उन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास आज का चैप्टर भी एंड पावर का टॉपिक भी खत्म होता है, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। हम लोगों ने सारे छोटी सी छोटी कंसेप्ट को वर्क एनर्जी पावर में डिस्कस किया है, और इसी के साथ पूरा चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप एंड तक यहाँ पे देख रहे हो तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो हमेशा। और हाँ गाइज, क्योंकि जेई धीरे धीरे आपका जो भी आप यहाँ पे जो भी प्रिपेयर कर रहा है जेई के लिए, धीरे धीरे करके हमारे पास यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है। 4 महीने गाइज अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास बचे हैं, क्योंकि अगर पहले की तरह जनवरी में ही होता है तो हमारे जनवरी में ही जेई होता है 2023 की तरह, तो हमारे पास 4 महीने के करीब हमारे पास अभी टाइम है, ठीक है।
तो अपना जी जान लगा दो। अगर आप एक अच्छा कॉलेज चाहते हो, अच्छे कॉलेज से बीटेक करना चाहते हो, तो अपने अच्छी तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। साथ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस अभी आने वाली है, बहुत सारी, क्योंकि आजकल के ज़माने में जैसे रील्स वगैरह बहुत सारी हो गई है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो जो उस डिस्ट्रैक्शन से बच के अपने एक पॉजिटिव काम में अपना जो है यहाँ पे टाइम लगाएगा, वो जो है अच्छा काम यहाँ पे कर पाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट्स जो है वो आपको सेशन के बाद ही जस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में टेलीग्राम चैनल में भी आपको अपलोडेड मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।